लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। अब शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। यानी कि अब शादी जो थी अब उनकी इच्छा से, यानी कि उन्हें कोई उनकी इच्छा के बगैर तलाक नहीं दे सकता था। और नागरिक कानूनों के तहत, यानी कि जितने भी नागरिक कानून मतलब जो एक देश में रहने वाले, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, उन्हें नागरिक होने का दर्जा मिला और उनके तहत उनका रजिस्ट्रेशन किया गया। पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया, मतलब अब पुरुषों के ऊपर ये अधिकार नहीं था कि वे बिना स्त्री की मर्जी के उनको तलाक दे सकें। अब कानूनी रूप से, यानी कि बिना कानून की मर्जी के उन्हें कोई तलाक नहीं दे सकता था। अब औरत मर्द दोनों को ही, यानी सिर्फ मर्द ही औरतों को तलाक नहीं दे सकते थे। अगर मर्जी चाहे तो औरत भी पुरुषों को तलाक दे सकती थी। अब महिलाएं व्यावसायिक परीक्षण ले सकती थी, यानी कोई भी काम करने के लिए उन्हें टेक्निकल ट्रेनिंग भी ले सकती थी। ये अधिकार पहले पुरुषों को ही था, अब ये अधिकार महिलाओं को भी दिया जाने लगा। जैसे वो एक्ट्रेस बन सकती थी, कोई भी बिजनेस कर सकती थी, तो कोई भी काम वो आसानी से कर सकती थी। लेकिन अभी भी उन्हें राजनीतिक अधिकार नहीं दिया गया था। अभी भी उनके लिए राजनीतिक अधिकार के लिए, यानी कि वोट डालने का अधिकार, राजनीतिक अधिकार मतलब वोट डालने का अधिकार को अभी भी उनका संघर्ष जारी था। इनके नेत्रियों में सबसे महत्वपूर्ण था, मतलब कि उनका जो नेतृत्व कर रहा था, जो उनका नेता था, वो एक महिला थी, ओलंपस ज़गूज़, जिसे 1791 में उन्होंने पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के दर्ज पर महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया। यानी कि 1791 में महिलाएं और पुरुषों के अधिकार घोषणा पत्र को लेकर उन्होंने महिलाएं एवं नागरिक घोषणा पत्र तैयार किया गया और उसके तहत उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। इसका मतलब ये है कि ओलंपस ज़गूज़ जो थी आतंक का राज, यानी कि जब जैकोबिन शासन का शासन था तो उस समय उस ओलंपस ज़गूज़ ने महिलाओं और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र को तैयार किया और उन्हें ये बोला कि महिलाओं को भी नागरिक अधिकार दिए जाने चाहिए। आतंक राज के दौरान, आतंक राज यानी कि जब जैकोबिन शाह का शासन था, आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि उसने सभी समूहों को ख़त्म कर दिया था और कम्यून्स को एक समूह बनाने का भी कोई अधिकार नहीं था। तो इस तरीके से पूरा उसने जैकोबिन ने आतंक का राज बना रखा था। अब उसी दौरान, आतंक राज के दौरान, सरकार ने महिलाओं क्लबों को बंद कराने, यानी कि महिलाओं के जितने जो महिलाओं ने जो क्लब बनाए थे उन क्लबों को, राजनीतिक क्लबों को समाप्त कर दिया गया, बंद करा दिए गए और उनकी जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां थी उन पर रेस्ट्रिक्शंस लगा के कानून बना दिया गया कि अब वो कोई भी एक्टिविटी महिलाएं नहीं कर सकती हैं। नेशनल कन्वेंशन के शासन के दौरान ओलंपस ज़गूज़ का देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया, यानी कि नेशनल कन्वेंशन, यानी कि जैकोबिन के शासन के समय नेशनल कन्वेंशन में ही था ना जैकोबिन, तो उसे फांसी दे दी गई। महिला ओलंपस ज़गूज़, इस नाम को बेटा याद रखना है क्योंकि ये कई बार एक वन वर्ड में आंसर आ जाता है। क्या नाम था जो महिलाओं की नेता थी? ओलंपस ज़गूज़। इस प्रकार से 1946 में महिलाओं के तब जाकर, जब उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया, तब जाकर आखिरकार 1946 में फ्रांस की महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। सोचो बेटा, 1946 में, जबकि 1791 से कानून बन रहे थे, गणतंत्र लागू हो चुका था, तब जाके महिलाओं को 1946 में, तो कम से कम 200 साल तक उन लोगों ने कितना संघर्ष किया, तब महिलाओं को यह मताधिकार प्राप्त हुआ। मताधिकार मतलब वोट डालने का अधिकार मिला। अब वोट डालने, और हमारा देश जो इंडिया है 1947 में आज़ाद हुआ और उसके संविधान बनते के साथ ही हमें 1952 में जब पहली बार इलेक्शन हुए तभी महिलाओं और पुरुषों को बराबरी का अधिकार दिया गया और उन्हें वोट डालने का पूर्ण रूप से अधिकार था। आप ये सोचो कि कितना संघर्ष करना पड़ा है महिलाओं को अपने राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए। अब हम आते हैं दास प्रथा और क्रांति। दास का मतलब होता है दास प्रथा का मतलब होता है कि दास मतलब जो मनुष्य को दास बनाए,
मनुष्य मनुष्य को दास बनाए। जैसे हम घरों में जानवर पालते हैं, इसी तरीके से मनुष्य को खरीदा बेचा जाता था। और इस प्रथा का उन्मूलन यानी कि इस प्रथा का समाप्त किसने किया था? जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी समाज सुधारकों में से एक था। मतलब जैकोबिन शासन के समय जो ऐसा नहीं था, आतंक राज के समय शुरू में उन्होंने अच्छे काम भी किए थे जैकोबिन ने, नेशनल कन्वेंशन ने, उसमें एक अच्छा काम दास प्रथा को समाप्ति भी था। तो उन्होंने दास प्रथा को समाप्त किया था। और कैरिबियाई उपनिवेश जो कैरेबियाई के उपनिवेश थे, उसमें चीनी, नील, कॉफ़ी जैसे वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्ति करता थे। यहाँ से ये सारी जो चीज़ें थी, यहाँ से हमें आराम से प्राप्त हो जाती थी। अपरिचित एवं दूर देश जाने वाले काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा से श्रम की कमी को यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया जाता। मतलब कि ये जो काम करने के लिए थे, तंबाकू, चीनी और कॉफ़ी, नील, इन सबको काम को करने के लिए ये यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका से एक तरीके का त्रिकोण, मतलब ये आपस में दास इधर से उधर बेचे जाते थे। ये इन लोगों के जो अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप के जो जितने भी उपनिवेश थे, वहाँ से समुद्र के रास्ते के द्वारा इन दासों का आयात निर्यात किया जाता था, ताकि वहाँ पर सस्ते रूप में खरीद के इनका अपने काम कराए जा सके और इनको खरीदी बेची शुरू हो सकती थी। और इन्हें एक बार दास प्राप्त हो जाते थे तो सारी ज़िंदगी दास ही बने रहते थे। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में ही शुरू हो गया था। सोचो कितने सालों से ये दास प्रथा शुरू हो चुकी थी। फ्रांसीसी सौदागर अफ्रीका से स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। फ्रांसीसी जो सौदागर थे, यानी कि फ्रांसीसी के जो बिजनेसमैन थे, वे अफ्रीका में जो परमानेंट सरदार थे उनसे दास खरीदते थे। दास व्यापार ये कन्वेंशन जो जैकोबिन सरकार थी, दास व्यापार पर पूरी तरीके से ख़त्म तो करना चाहती थी, लेकिन दास व्यापार पर पूरा निर्भर, यानी कि दास व्यापार पर पूरा फ्रेंच जो था, जितना भी बिजनेस था वो निर्भर था और पैसा आता था। इसलिए इस वजह से उन व्यापारियों ने दास प्रथा के उन्मूलन का विरोध किया, जिस वजह से नेशनल असेंबली इस पूरे कानून को पूरी तरीके से कानून को पारित नहीं कर पाई, यानी कि नेशनल असेंबली ने दास प्रथा को समाप्त नहीं किया। क्योंकि अगर इस व्यापार नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? तो वो अपना पैसा सरकार को नहीं देंगे, जिस वजह से शासन नहीं चल पाएगा। उसी वजह से व्यापारियों के डर के कारण उन्होंने इस दास प्रथा को समाप्त नहीं किया। सन 1794 के कन्वेंशन में फ्रांसीसी उपनिवेशों में भी सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया गया। अब फ्रांस के जो उपनिवेश थे, जैसे ब्रिटेन का उपनिवेश भारत था, इसी प्रकार से फ्रांस के भी बहुत सारे उपनिवेश थे। उन उपनिवेशों में दास की मुक्ति का कानून तो पारित कर दिया गया। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। कन्वेंशन कानून के समय, यानी कि जब नेशनल कन्वेंशन था, शासन था, उस समय तो दास प्रथा को समाप्त किया गया, लेकिन 10 वर्ष के बाद जब नेपोलियन दोबारा आया तो दास प्रथा को दोबारा से शुरू कर दिया गया। अब बागान मालिकों को गुलाम बनाने की फिर से स्वतंत्रता मिल गई, यानी कि बागान मालिक जो थे फिर से दास बना सकते थे। फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया, यानी कि 1848 में पूरी रूप से दास प्रथा को समाप्त किया गया। अब हमें फ्रांसीसी क्रांति से क्या मिला? अब हमें एक तो स्वतंत्रता और जनवादी, यानी कि लोगों के जो अधिकार थे उसके विचार हमें फ्रांसीसी क्रांति से ही मिले, जो हमें आज भी विरासत के रूप में प्राप्त हैं। 1789 में 1789 में सेंसरशिप की समाप्ति हुई। सेंसरशिप मतलब जो भी हम कुछ हमारे अधिकारों को
काट नहीं सकते थे। अधिकारों के घोषणा पत्र में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक यानी प्राकृतिक अधिकार घोषित कर दिया गया, यानी कि हमें भाषण देने का, बोलने का, अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया, परंतु हम किसी को गलत या अपशब्द नहीं कह सकते। हमें सिर्फ अपने विचारों को, अच्छे विचारों को कहने का, सुनने का अधिकार दिया गया। हम अपने विचारों को और अभिव्यक्ति को स्वतंत्र रूप से बता सकते हैं और यही विचार पूरे फ्रांस से निकलकर पूरी दुनिया में भी फैल गए। इनके कारण सामंती व्यवस्था का भी नाश हुआ, यानी कि जो सामंत रूप से सामंती व्यवस्था थी कि सामंत जो बड़े बड़े जैसे हमारे यहाँ पे रजवाड़े होते हैं, इसी तरीके की सामंती व्यवस्था फ्रांस में थी। इस व्यवस्था की भी समाप्ति हुई। उपनिवेशिक शासन समाजों ने स्वतंत्रता के अपने आंदोलों में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी और हमें दासता से मुक्ति की परिभाषा भी हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति से ही प्राप्त हुई है। और बेटा अब ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने आपको व्हाट्सअप कर दिए हैं, ठीक है। आप उनसे देख के अपने काम कर सकते हैं और इस वीडियो को समझिए और काम कीजिए।